क्लास 10 BSV हिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 1। क्लास 10 BSV हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन यूरोप की बात होगी। यहाँ पे नेशनलिज्म इन यूरोप की बात यहाँ पर होगी। देखिए यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद होगी। यूरोप में राष्ट्रवाद आपको होगी, इसको यहाँ पर देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सबसे बात कहा गया है कि नेशनलिज्म इज द आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल अवेकनिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। दिस इज ए फीलिंग दैट बिकम्स ए बेरर ऑफ यूनिटी अमंग द पीपुल ऑफ अ डिफिनिट जियोग्राफिकल कल्चर और सोशल एनवायरनमेंट। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यह एक राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। The feeling of nationalism in Europe had started to emerge since the age of Renaissance, but it emerged in a developed form from the French Revolution 1789। यहाँ देखिए राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था, परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप में प्रकट हुई और 19वीं शताब्दी में यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण भी यथेष्ट और परिणाम भी युगांतरकारी रहे। यहाँ देखिए द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हैड स्टार्टेड टू emerge since the age of Renaissance, but it emerged in a developed form from the French Revolution 1789। In 19th century, it appeared in advanced and aggressive form। Its causes were adequate and result also remained epoch-making। In 19th century, it appeared in advanced and aggressive form। Its causes were adequate and results also remained epoch-making। In the development of यहाँ देखिए क्या in the development of feeling of nationalism in Europe, a state revolution of France thereafter Napoleon's attacks presented very important contribution। The French Revolution, taking the politics out of the aristocratic environment, made it a thing of newspaper, road and public। The message of new era reached in many states of Europe through Napoleon's campaign। Napoleon bringing the state of Germany and Italy out of geographical boundary gave a real and political outline that paved the way for unification of Italy and Germany। On the other hand, due to Napoleon's policies, patriotic disturbance aroused in Europe against French paramount and possession after Napoleon's downfall, the victorious Allies assembled in Vienna, the capital of Austria, in 1815. The objective of the conference was to re-establish the system that was totally disturbed by Napoleonic wars and victories। यहाँ आपको ये कहा गया कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्ग के परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की।
नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुत्व और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। यहाँ आगे आपको है, ये देखिए एक मैप, आपको ये मैप जो आपको यहाँ ये आपको यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815। तो आपको ये देखिए यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में आपको ये यूरोप का मैप हुआ है। यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में जो आपको वियना सम्मेलन आपको हुआ था, आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना सम्मेलन हुआ था, उसके बाद की आपको यूरोप का नक्शा है, मानचित्र है। इसके बाद आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए बट द डिप्लोमेट्स, यहाँ देखिए क्या कि बट द डिप्लोमेट्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस attending the conference remain incapable of observing the new powers of democracy and nationalism that had been emerging as determinant of politics in a new form। देखिए सन 1815 ईस्वी, देखिए यहाँ पर क्या कि सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। But the diplomats attending the conference remain incapable of observing the new powers of democracy and nationalism that had been emerging as determinants of politics in a new form। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित करना था। उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत। अतः देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात, अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन का युग हुआ, नेपोलियन के युग का अंत हुआ। वियना सम्मेलन के माध्यम से ही आपको यूरोप में वियना सम्मेलन के माध्यम से ही यूरोप में आपको नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। तो किस सम्मेलन के द्वारा आपको यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से ही। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने क्या क्या था, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश, देखिए सिसिली और मतलब फ्रांस को कई भागों में विभाजित कर, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। रोम और उसके आसपास के राज पोप को सौंप दिए गए। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। देखिए परमा, मोडेना और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए था। जेनेवा और सार्डिनिया पीडमोंट के राज्य में जेनेवा और सार्डिनिया पीडमोंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 49 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया था। हर संभव प्रयास किया गया कि उसकी राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। तो फ्रांस में किसने पुरातन व्यवस्था की स्थापना फिर से की? तो मेटरनिक नहीं की थी। इसी तरह वियना
इसी तरह आपको वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। इसी तरह से जो आपको वियना सम्मेलन थे, वो प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। तो वियना सम्मेलन जो था वो आपको प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। वियना सम्मेलन की शक्तियों का विजय हुआ था, तो वियना सम्मेलन आपको प्रतिक्रियावादी शक्तियों का विजय हुआ था। लेकिन इसी तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। वियना सम्मेलन इसी तरह आपको वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई। और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। लेकिन देखिए, वियना सम्मेलन आपको प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय हुई थी, लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई थी और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। अब देखिए, अंग्रेजी की बात कर लेते हैं। बट द डिप्लोमेट्स attending the conference remained incapable of observing the new powers of democracy and nationalism that had been emerging as determinant of politics in a new form. यहाँ देखिए, द वियनास कॉन्फ्रेंस ऑफ 1815 वाज हॉस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक, हु वाज ए ग्रेट रिएक्शनरी। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बात कहा गया है कि 1815 का जो वियना कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था, उसका नेतृत्व या उसका हॉस्टेड जो किया था, वो आपको ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो एक रिएक्शनरी था। देखिए, इन दिस कॉन्फ्रेंस द यूरोपियन पावर्स लाइक ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया in this conference the European powers like Britain in this conference the European power like Britain, Russia, Persia and Austria unitedly made such a system. The main goal of which was to establish the peace that was totally disturbed by Napoleon's war. The main objective of the Metternich system was to oppose republic and democracy, that was contribution of the French Revolution and to establish the ancient regime. यहाँ देखिए क्या कि एक खास बात, यहाँ देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेटरनिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि देखिए, टू अपोज रिपब्लिक। वो मेटरनिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव था क्या कि आपको रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का अपोज करना था। डैट वाज कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड टू इस्टेब्लिश द एंशिएंट रिजिम। मेटरनिक का उद्देश्य ये था कि आपको जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी सिस्टम उसका विरोध करना था, और एंशिएंट सिस्टम जो किंगडम सिस्टम है उसको फिर से आपको एस्टेब्लिश करना था। दस थ्रू वियना कॉन्फ्रेंस द एज ऑफ नेपोलियन कैम टू एन एंड। वियना कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या नेपोलियन युग का अंत हो गया and beginning of Metternich era started. Metternich divided, यहाँ देखिए, Metternich divided Italy into many states. Metternich ने इटली को कई भागों में बांट दिया into many states to establish his impact over it. मेटरनिक ने इटली को कई भागों में बांट दिया था। देखिए, मेटरनिक डिवाइड इटली इनटू मैनी स्टेट्स टू एस्टैब्लिश हिज इम्पैक्ट ओवर इट। द रीजन ऑफ सिसिली ऑफ सिसिली एंड नेपल्स वाज गिवन टू फर्डिनेंड ऑफ बुर्बो डायनेस्टी। तो आपको जो सिसिली और नेपल्स का जो क्षेत्र था वो आपको बुर्बो वंश के फर्डिनेंड को दे दिया गया, और मेटरनिक ने इटली को कई भागों में बांट दिया था। रोम एंड द स्टेट्स अराउंड इट वर हैंड ओवर टू पोप। रोम और इसके आसपास जो क्षेत्र वो पोप को दे दिया गया। सॉवरेनिटी ऑफ ऑस्ट्रिया, देखिए, सॉवरेनिटी ऑफ ऑस्ट्रिया वाज एस्टेब्लिश ऑन लोम्बार्डी एंड वेनेस्टिया। तो आपका ऑस्ट्रिया और लोम्बार्डी पर क्या कर दिया गया, तो सॉवरेनिटी लोम्बार्डी और देखिए, लोम्बार्डी और वेनेशिया आप ऑस्ट्रिया पर स्थापित हो गया। प्रोविनेंस ऑफ परमा, मोडेना एंड टर्कनी वाज गिवन टू हैब्सबर्ग डायनेस्टी एंड और देखिए, परमा और मोडेना और टर्कनी को हैब्सबर्ग डायनेस्टी हैब्सबर्ग वंश को दे दिया गया। द जेनेवा एंड सार्डिनिया वर अटैच्ड टू पीडमाउंट स्टेट। हाँ, देखिए यहाँ पर एंड जेनेवा एंड सार्डिनिया वर अटैच्ड टू पीडमाउंट स्टेट। द फेडरेशन ऑफ 39 states sustained in Germany, upon which authority of Austria was indirectly upon the Federation of 39 states. The Federation of 39 states sustained in Germany, upon which authority of Austria was indirectly established, and every possible effort was made to stop the awakening of feeling.
awakening of the feeling of nationalism among the Metternich to re-establish the ambient regime in France. Regime in France. The Vienna Conference was victory of reactionist power, but this system did not prove sustainable, and soon the feeling of nationalism spread in Europe, and almost all countries of Europe were influenced by it. इन्फ्लुएंसड बाय इट। अब यहाँ देखिए क्या है कि टू स्टेब्लिश, अंग्रेजी में देखिए क्या है, टू स्टेब्लिश द सिस्टम प्रियर टू स्टेब्लिश द सिस्टम प्रियर टू द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस अंडर वियना प्रोविजन बुर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड एंड लुइस 18 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। देखिए टू स्टेब्लिश द सिस्टम प्रियर टू द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस अंडर वियना प्रोविजन बुर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड। बुर्बन डायनेस्टी को फिर से आपको नया बुर्बन डायनेस्टी वियना प्रोविजन के अंतर्गत बुर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में फिर से स्थापित किया गया, जिसके राजा लुई 18वें थे। बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। ही अंडरस्टूड द चेंज सर्कमस्टेंस ऑफ फ्रांस एंड not try to impose the ancient regime over French people. He tried to maintain harmony between the reactionist and reformist powers, and for the purpose the constitutional declaration was issued by the emperor on 2nd June 1814. That continued in France till 1848. Some amendments were made in it, the regime of Charles X, but its result came as the revolution of 1830. देखिए यहाँ पर क्या कि that continued in France until 1848. Some amendments were made in it in the regime of Charles X, but its result came as the revolution of 1830. यहाँ देखिए क्या फ्रांस वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व फ्रांस वियना व्यवस्था तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। फ्रांस देखिए यहाँ पर क्या कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया। देखिए फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया था। फ्रांस वियना व्यवस्था के तहत आपको क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया था। लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना था। तो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत किसको राजा बनाया गया था, किस वंश के शासक बनाया गया था, आपको बुर्बो राजवंश के लुई 18वां को शासक बनाया गया था। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पुरातनपंथी लुई 18वां जो था फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी मतलब आपको लुई 18वां ने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से 2 जून 1800 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए, जो 1828 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। चार्ल्स एक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। चार्ल्स एक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में आपको सामने आया। अब देखिए जुलाई 1830 की क्रांति था, यहाँ आप देख लीजिए जुलाई 1830 की जो क्रांति है, जुलाई रिवॉल्यूशन यहाँ आपको क्या है, देखिए रिवॉल्यूशन ऑफ यहाँ जो कहा गया रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1830। देखिए यहाँ पर क्या कि चार्ल्स एक्स वाज डेस्पोटिक एंड रिएक्शनिस्ट रूलर हु वर्क टू सप्रेस द एमर्जिंग नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक फीलिंग्स इन फ्रांस इन हिज regime he created many stalemates in the way of constitutional democracy. He made reactionist polygenic as the prime minister. Polygenic established powerful
पॉलीगेनिक देखिए यहाँ पर क्या कि पॉलीगेनिक इस्टेब्लिश पावरफुल अरिस्टोक्रेसी। देखिए पॉलीगेनिक एस्टेब्लिश पावरफुल अरिस्टोक्रेसी पॉलीगेनिक इस्टेब्लिश्ड पावरफुल अरिस्टोक्रेसी इंस्टीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फाउंडेड बाय लुइस 18th एंड ट्राई टू adorn with special powers. The liberals felt this move poignancy. The liberals felt this move poignancy has a challenge and a conspiracy against revolution. Representation to the House and other liberals expressed serious dissatisfaction against polygenic has a response to this protest. Charles X tried to strangle the liberal elements through four ordinance on 25th July 1830. The wave of revolution spread in France against these ordinance, and civil war started in France on 18th July 1830. Consequently, Charles X renouncing the throne यहाँ देखिए क्या कि कंटिन्यू जो आपको 50x अब देखिए फ्रांस अगेंस्ट दिस ऑर्डिनेंस एंड सिविल वार स्टार्टेड इन फ्रांस ऑन 28th July 1830. Consequently, Charles X renouncing the throne and migrated to England and thus the rule of Bourbon dynasty in France came to an end. As a result of the revolution of July 1830 in France, the throne was handed over to Orleans dynasty. The ruler of this dynasty, Louis Philippe, had got power through the liberals, journalists, and the people of Paris. So his policies remained in favor of the liberals and pro-constitutional republic. देखिए जुलाई 1830 क्रांति हिंदी देखिए यहाँ चार्ल्स एक्स एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके द्वारा यहाँ देखिए चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस उभरी राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पॉलीगेनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पॉलीगेनिक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना पॉलीगेनिक ने देखिए क्या कि पॉलीगेनिक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना था उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पॉलीगेनिक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जून 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोंटने का प्रयास किया। चार्ल्स एक्स ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जून 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोंटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृहयुद्ध आरंभ हो गया। और फ्रांस में 28 जून
1830 ईस्वी से गृहयुद्ध आरंभ हो गया। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणामतः चार्ल्स एक्स फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम से बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकार तथा पेरिस की जनता के समर्थन सत्ता प्राप्त की थी। मतलब लुई फिलिप ने आपको उदारवादी पत्रकार तथा पेरिस की जनता के समर्थन से गद्दी प्राप्त की थी। अतः उसकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र के निमित्त रही। अब आगे देखिए आप इफेक्ट ऑफ 1813 रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। इसकी प्रभाव 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव है उसको यहाँ पर देखने प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या द जुलाई रिवॉल्यूशन वाज इंडिकेटर ऑफ द फेनोमेनन दैट द इफेक्ट ऑफ फैनेटिक स्टेट ऑथोरिटीज वाज डिक्रीजिंग इन द कंट्री। The July Revolution was indicator of the phenomenon that the effect of fanatic state authorities was decreasing in the country. In fact, the revolution was the contribution of the principles of middle class and public sovereignty. The revolution revived the principles of the French Revolution and proved the objective of Vienna Congress baseless. The revolution revived the principles of the French Revolution and proved the objectives of Vienna Congress baseless. The impact had been on entire Europe and where the efflorescence of nationalism and patriotism appeared, paved the way of political unification of all European nations. Constitutional reforms and development of nationalism. Constitutional reforms and development of nationalism. Unification of Germany and Italy happened, and movement started in Greece, Poland, and Hungary due to the impact of nationalism with regard to the pre-waiting system. Later on, people started to oppose Louis Philippe that prepared background of another revolution in France. यहाँ देखिए 1830 की क्रांति का क्या प्रभाव है। इस प्रकार जो है क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में क्रांति मध्यम वर्ग और लोक सत्ता प्रभुत्व के सिद्धांत की देन थी। वास्तव में क्रांति आपको मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीय तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के आपको आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी आपको लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांतिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी अब यहाँ देखिए क्या द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 की बात करते हैं। 1827 ईस्वी क्रांति की बात करते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 यहाँ पर आपको है, उसको देखिए यहाँ पर। लुईस फिलिप वाज ए लिबरल बट हाईली एम्बियस किंग। देखिए लुईस फिलिप वाज ए लिबरल बट हाईली एम्बियस किंग टू मेक हिज opponent happy, following the policy of golden mean. He appointed Guizot.
ही अपॉइंटेड क्या उस ही अपॉइंटेड जिसको गीजो बोलते हैं, गीजो गीजो प्रधानमंत्री, ही अपॉइंटेड गीजोट या गीजो हैज प्राइम मिनिस्टर इन 1840 हु वाज, देखिए हु वाज ए स्टाउंच, देखिए हु वाज ए स्टाउंच रिएक्शनिस्ट, ही वाज अगेंस्ट यहाँ देखिए ही वाज अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ लीगल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ही लाइक्ड एसोसिएशन ऑफ द capitalist class, he liked association of the capitalist class who had no interest in the matters of government and who were in minority also. He had neither, देखिए he had neither any reformative any reformative programs or nor was he getting any success. यहाँ देखिए क्या कि ही हैड, देखिए हम क्या कि ही हैड नाइदर, देखिए क्या कि ही हैड नाइदर एनी रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम, ही हैड नाइदर एनी रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम नॉर वाज ही गेटिंग एनी सक्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग हिज, देखिए ड्यूरिंग हिज रिजिम, देखिए ड्यूरिंग हिज रिजिम एंड हंगर, ड्यूरिंग हिज रिजिम ड्यूरिंग हिज रिजिम हंगर, ड्यूरिंग हिज रिजिम हंगर एंड during his regime hunger and unemployment were increasing in the country that caused criticism of Guizot या Guizot under leadership, देखिए under leadership of Thiers, यहाँ पे देखिए क्या कि यहाँ देखिए वो कियर्स आपके यहाँ पर है क्या कि अंडर द, देखिए क्या अंडर लीडरशिप ऑफ कियर्स, यहाँ पर कियर्स को थियर्स कहा गया, टीएस इसको थियर्स ने कियर्स पढ़ा है। कियर्स द रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइज द ग्रेट फीस्ट इन पेरिस ऑन फीस्ट में भोज ऑन 22 February 1848। बैरिकेड्स, देखिए क्या बैरिकेड्स वर इरेक्टेड ऑन मैनी प्लेस एंड लुइस फिलिप वाज कंपेल्ड टू लीव द थ्रोन। लुइस फिलिप abdicated the throne on 24th of February and migrated to England. After that, the National Assembly declaring republic gave right to vote to every male adult above 21 years and granted right to job. Lamartine became the leader of Republicans. देखिए यहाँ पर क्या Lamartine became the leader of Republicans and Louis became the leader of Reformists. Soon differences, देखिए क्या soon differences started between them and Louis Napoleon became the monarch of France। देखिए soon differences started between them and Louis Napoleon became the monarch of France। The revolution not only terminated the ancient regime. The revolution not only terminated the ancient regime but also influenced Italy, Germany, Austria, Holland, Switzerland, Denmark, Spain, Poland, Ireland, and England. The liberals of Italy and Germany upheld advantage of increasing public dissatisfaction and pushed forward the demands of establishing the nation state through national unification that was based on the principle of constitutional democracy। यहाँ देखिए क्या इसमें 1848 की जो क्रांति उसको यहाँ देखिए क्या लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी भी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1848 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो कौन था? गीजो जो था आपको वह लुई फिलिप के शासनकाल में उस फ्रांस का प्रधानमंत्री था जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के मतलब गीजो जो था किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया जिससे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, मतलब पूंजीपति वर्ग को शासन कार्यों में अभिरुचि नहीं थी। और जो अल्पमत में भी था उसके पास मतलब पूंजीपतियों के पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे विदेश नीति में किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त होने लगी जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में
सुधारवादियों ने 22 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए और लुई फिलिप गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया और काम का अधिकार गारंटी दी। गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन था। गणतंत्रवादियों का जो नेता था वो आपको मार्टिन था। तो मार्टिन आपको देखिए मार्टिन जिसको अंग्रेजी में ले मार्टिन बोलते थे, ले मार्टिन बल्कि मार्टिन उसको पढ़ाया जाएगा, तो एल छिपा हुआ। गणतंत्रवादियों का ये आपको यहाँ पर लिखा होगा, ले मार्टिन नहीं बल्कि मार्टिन होगा। तो गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन और सुधारवादियों का नेता लुई बड़ा था। और सुधारवादियों का जो नेता था वह लुई बड़ा था। देखो लुइस जिसे बोलते हैं, लुई ब्लॉ था। शीघ्र ही दोनों मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी बात था। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो दोनों आपको नेता थे, जो एक गणतंत्रवादी नेता मार्टिन था, सुधारवादी नेता लुई ब्लॉ था, दोनों मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इस क्रांति ने देखिए soon difference started between them and Louis Napoleon became the monarch of France। लुइस नेपोलियन नाम उसका हुआ, लुई नेपोलियन नाम हुआ, उसने फ्रांस का सम्राट बना। देखिए इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पालन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। यहाँ था इस बात को थोड़ा सा देखिए कि इस क्रांति ने ना सिर्फ यहाँ पर देखिए क्या इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, यानी कि इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा और देखिए आप इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। अब देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात यहाँ पर की गई है। इटली का एकीकरण यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली यहाँ पर आपको है। देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली के अंतर्गत आपकी ये बात है क्या, देखिए इन द बिगिनिंग ऑफ 19th century इटली वाज merely a geographical expression। इटली वाज merely a geographical expression having many independent states। For this reason देखिए यहाँ पर for this reason there was a sense of alienation। Besides geographical problem there were many problems to establish Italy as a nation। there were many problems to establish Italy as a nation, as the foreign nation like France and Austria had interference in Italy। Their resistance in the way of unification was inevitable। Here the capital Rome was also in the influence of Popes। देखिए क्या Popes विश्वास the unification of Italy would happen in his leadership from religious point of view rather than in the leadership of rulers। Beside there were many economic and administrative discrepancies। अब यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ देखिए इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में देखिए क्या है कि इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था कि जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के
एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली में आपको फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, अतः एकीकरण इनका विरोध अवश्य वहां था। अतः एकीकरण में फ्रांस और ऑस्ट्रिया का विरोध अवश्य वहां था, निश्चित था। इतना देखिए, इधर राजधानी रोम भी, देखिए इधर राजधानी रोम, इटली का राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। पोप की इच्छा थी कि इटली का जो एकीकरण हो स्वयं उसके नेतृत्व में, मतलब पोप के नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में, ना कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद, इसके अलावा इटली में अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी थी। यहाँ भी देखिए इटली के पूर्व इटली बिफोर यूनिफिकेशन, जो आपको यहाँ पे मैप है, ये इटली बिफोर यूनिफिकेशन का आपको मैप है। ये इटली बिफोर यूनिफिकेशन का मैप है। फिर इटली आफ्टर यूनिफिकेशन का यहाँ पर आपको मैप है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, परंतु इसके बावजूद भी देखिए, In spite of that, nationalism had been developing in Italy since the beginning of 19th century. The effect of the incidents happening in France was clearly leaving influence on Italy. Leaving in the Napoleonic military campaigns indirectly gave important contribution in Renaissance and unification of Italy. Unification of Italy after victory of Italy, Napoleon formed three republics. Out of it has Cispine Republic, Ligurian and Transpadane. He revamped the communication system and brought the whole area under one rule. So awakening emerged there through these regions after the downfall of Napoleon in 1814, with the aims of bringing Italy into previous fall under Vienna Congress 1815. Two states of Italy, Piedmont and Sardinia, were unified. Thus the course of Italy's unification started to be decided. देखिए यहाँ पर क्या, in spite of that nationalism had been developing in Italy since the beginning of 19th century. The effect of the incidents happening in France was clearly leaving influence on Italy. Napoleonic military campaigns indirectly gave important contribution in Renaissance and unification of Italy. After victory of Italy, Napoleon formed three republics. Out of it has After victory of Italy, Napoleon formed three republics. Out of it has Cispine Republic, Ligurian Republic, and Transpadane Republic. He revamped the communication system. And brought the whole area under one rule. So awakening emerged there through these regions after the downfall of Napoleon in 1814, with the aims of bringing Italy into previous fall under Vienna Congress 1815. Two states of Italy, Piedmont and Sardinia, were unified. Thus the course of Italy's unification started to be decided. अब यहाँ देखिए क्या कि परंतु इसके बावजूद 19वीं सदी के आरंभ से इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियान इटली के नवजागरण था। एकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेपोलियन के सैन्य अभियान इटली के नवजागरण था। एकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे तीन राज्यों में गठित किया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे तीन राज्यों में गठित किया यथा सिस्पाइन गणराज्य लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया था। संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन का अधीन लाया। इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने
रूप में लाने के उद्देश्य इटली के दो राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस पर इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। अब आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए क्या है कि फोर कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ देखिए क्या है कि फोर कॉन्स्टिट्यूशनल, देखिए फोर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सिविल मूवमेंट बिगेन टू स्टार्ट इन सम पार्ट्स ऑफ इटली फ्रॉम 1820। ए सीक्रेट ग्रुप कार्बोनरी, ए सीक्रेट ग्रुप कार्बोनारी, ए सीक्रेट ग्रुप कार्बोनारी was founded by nationalist objective of the group was to destroy monarchy through guerrilla war and to establish republic. The celebrated nationalist leader Joseph Mazzini, the celebrated nationalist leader, so Joseph Mazzini is a nationalist leader. The celebrated nationalist Joseph leader Mazzini was also associated to this party. Italy could not remain isolated from the effect of the French Revolution of 1830, and here too the civilian civilian movement started. Mazzini using these civilian movement tried to establish a unified republic in northern and middle Italy, but these nationalist civilian movement were suppressed by the Austrian Chancellor. But these nationalist civilian movement were suppressed by the Austrian Chancellor Metternich, and Mazzini had to leave Italy. इटली में देखिए इटली में 1820 से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रवादी द्वारा किया गया। एक गुप्त दल जिसका नाम कार्बोनारी है और राष्ट्रवादी द्वारा गठन किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युग के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मैजनी, जोसेफ मैजनी का संबंध भी इसी दल से था। जोसेफ मैजनी का संबंध भी आपको कार्बोनारी दल से था। इस देखिए 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए थे। मैजनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। मैजनी ने ही नागरिक आंदोलन का उपयोग करते उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मैजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर जो आपको मेटरनिख थे, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिख के द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मैजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। उसके बाद आगे यहाँ देखिए क्या कि मैजनी की बात आपको यहाँ पर फिर से एक बार स्वीकार किया गया। मैजनी की यहाँ पर आपको देखिए देखिए मैजनी की बात यहाँ देखिए मैजनी की बात यहाँ आपको कर लेते हैं। मैजनी जो आपके यहाँ पर है उसको यहाँ पर देखिए मैजनी वाज ए मैन ऑफ लिटरेचर। मैजनी वाज ए मैन ऑफ लिटरेचर सपोर्ट ऑफ रिपब्लिकन थॉट्स एंड एन एवर मिलिट्री जनरल, बट ही हैड नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द देन political circumstances, so he had more idealistic qualities than practical qualities. He did not surrender even after his defeat. He did not surrender even after his defeat. In 1831 he founded an organization named Young Italy that took important parts in formation of modern Italy. His goal was to remove the foreign interference from Italian peninsula and establish of a united Italy and establish of a united republic. By organizing and organization Young Europe in 1834, in 1834, Mazzini encouraged the national movement going on in other countries of Europe also. In 1848, when period of revolution came in Europe, including France, Metternich had also to leave Austria finally. After that, Mazzini
Mazzini re-enter in the politics of Italy, Mazzini wanted to found a republic by unifying entire Italy, while the rule of Sardinia, Piedmont, Charles Albert wanted coalition of all states under his leadership. On the other side, the Pope was a staunch companion of making Italy a regional state. Thus due to Republic of Thought, Republic of Thought, the way of unification of Italy was blocked. Some parts of Italy were attacked by Austria and the ruler of Sardinia. Later on, some parts of Italy were attacked by Austria and the ruler of Sardinia. Later on, some parts of Italy were attacked. Later on, some parts of Italy were attacked by Austria and the ruler of Sardinia. Charles Albert was defeated. The Republic movement was suppressed by intervention. The Republic movement was suppressed by intervention of Austria. The Republic movement was suppressed by intervention of Austria. Thus, Mazzini was again defeated and he fled away. Mazzini was again defeated and he fled away. देखिए मैजनी आपको साहित्य का गणतांत्रिक विचारों का समर्थन, इससे पहले इसको पूरा ही फिनिश कर लीजिए। यहाँ ये हो गया। अब हम देखिए क्या मैजनी साहित्यकार जो था वो आपको साहित्यकार मैजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। मैजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद मैजनी हार नहीं मान। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंत ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति पुनः मैजनी का आगमन हुआ। मैजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप इटली में जनवादी आंदोलन कुचल दिया गया। इस प्रकार मैजनी की पुनः हार और वह पलायन कर गया। यहाँ फिर देखिए क्या है कि सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन को देखिए। सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन एकीकरण का द्वितीय चरण देखिए इटली का। सेकेंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली को यहाँ पर देखिए द एफर्ट्स, यहाँ पर क्या देखिए द एफर्ट्स मेड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय 1848 इन फैक्ट देखिए क्या द एफर्ट्स मेड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय 1848 इन फैक्ट remain unsuccessful, but due to this movement public awakening had been increasing gradually and the feeling of nationalism was intensified. The new rule of Sardinia Piedmont, Victor Emmanuel belonged to nationalist thought. Victor Emmanuel belonged to nationalist thought, and through his effort the work of unification in Italy continued. For implementation of his policies, Victor appointed Count Cavour as prime minister.
देखिए द एफर्ट्स यहाँ पे जो कहा गया उसको देखिए क्या 1848 का देखिए 1848 तक इटली के द्वितीय चरण की हम बात कर रहे हैं। इटली एकीकरण का द्वितीय चरण देखिए 1848 इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली इन आंदोलन के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर एमुलर का राष्ट्रवादी विचारधारा का था। इटली में देखिए इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। इटली में आपको सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आपको विक्टर एमेनुअल ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब यहाँ पर जो आपको देखिए कहा गया काउंट काबुल के थोड़ा सा लंबा आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा काउंट काबुल की भी चर्चा कर रहे थे। काउंट काबुल वाज सक्सेसफुल देखिए काउंट काबुल वाज अ सक्सेसफुल डिप्लोमेट एंड नेशनलिस्ट। ही बिलीव ऑस्ट्रिया हैज द बिगेस्ट हर्डल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इट, सो ही मेड फ्रेंडशिप विद फ्रांस फॉर डिफीटिंग ऑस्ट्रिया। काबुल डिक्लेयर्ड टू पार्टिसिपेट in Crimean War 1853 to 1854 from French side, while France had not made any request. Kabul got direct advantage of it. After the end of the war, Piedmont was also called along with France and Austria at the Paris Peace Conference. The importance of Kabul increased by it. The importance of Kabul increased by it. This conference declared Austrian interference. This conference declared Austrian interference in Italy illegal. This drew the attention of entire Europe towards Italy. Thus, on the basis of his diplomacy, Kabul made the problem of Italy had the problem of whole Europe. अब देखिए काबुल मैड ए ट्रीटी विथ नेपोलियन थर्ड। अंडर दैट ट्रीटी फ्रांस promised to provide military support to Piedmont against Austria. In return, Kabul agreed to give two states, Nessie and Segue to France. France reassured Kabul that in case the state of North and Middle Italy would like to unite with Piedmont on the basis of referendum, France would not oppose it. Kabul was criticized for giving assurance to give Nessie and Segue states to France. He was blamed for trifling with the national pride of Italy. However, it is important to note that till then Italy had not emerged as a nation. If by losing two states the unification of northern and middle Italy could be done, then it was a very big achievement because in Kabul's view the unification of Italy was not possible without French support. देखिए यहाँ पर क्या है, काबुल एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। काबुल एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। काबुल एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। अतः उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था।
इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबुल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद इसका प्रत्यक्ष लाभ काबुल को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस की शांति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पीडमोंट को भी बुलाया गया। इससे काबुल की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबुल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबुल ने अपनी कूटनीतिक बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दी। काबुल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पीडमोंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक दो रियासतें काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबुल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पीडमोंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबुल की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेवाय नामक प्रांतों को या राज्यों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि जब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा नहीं तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली एकीकरण हो जाता यदि दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव था ही नहीं। क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल की दृष्टि में संभव था ही नहीं। अब यहाँ देखिए जो आपको खास बात यहाँ आपको उसको यहाँ देखने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक लाइन आपके यहाँ पर है। देखिए इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमोंट में सीमा संबंधी विवाद का युद्ध आरंभ हो गया। इसी बीच 1859 और 60 में ऑस्ट्रिया और पीडमोंट में सीमा संबंधी विवाद का युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। बहुत अच्छी बात थी, कूटनीति अच्छा रहा। देखिए युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया एक बड़े राज लोम्बार्डी पर पीडमोंट का कब्जा हो गया। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज लोम्बार्डी पर पीडमोंट का कब्जा हो गया। एक तरफ लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबुल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के आंदोलनरत थी। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। अतः वेनेसिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया तथा पीडमोंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पीडमोंट का अधिकार हो गया और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया। परंतु काबुल का ध्यान आपको मध्य उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर सेवाय देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पीडमोंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पीडमोंट विलय और इटली के राज्यों का पीडमोंट में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वहां जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूंकि उन रियासतों की जनता पीडमोंट के साथ थी, इसलिए काबुल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों में 1860 के आसपास काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कनी, फब्बारा, बेलोजना आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पीडमोंट के समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार
इस प्रकार देखिए क्या कि इस प्रकार 1862 तक दक्षिण इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमेनुएल को शासक माना। देखिए 1862 ईस्वी इस तरह 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली रोम तथा वेनेसिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एमेनुएल को शासक माना। फिर आपको यहाँ पर देखिए इसमें तो इसी बीच आपको देखिए यहाँ पर इन द मीन टाइम मतलब इसी बीच में इन द मीन टाइम देखिए इन द मीन टाइम एट 18 इन द मीन टाइम 1859 to 60 war started between Austria and Piedmont over border dispute. France sent his military in favor of Italy and for the reason that Austrian army was badly defeated. Piedmont got possession over a big Austrian state Lombardy. On the one side the war lingered, and on the other hand Napoleon started worrying due to Italian nationalism because the people of North and Middle Italy of a large scale in support of Kabul were doing agitation for unification. देखिए यहाँ पर क्या नेपोलियन वाज नॉट रेडी नेपोलियन वाज देखिए यहाँ पर क्या कि नेपोलियन वाज नॉट रेडी फॉर दिस सर्कमस्टेंस. सो जस्ट आफ्टर गेटिंग ओवर वेनेटिया नेपोलियन withdrew his forces. After withdrawing from war, Napoleon III accepted the matter of arbitration between Austria and Piedmont. Thus, according to Treaty Piedmont's possession over Lombardy and Austria. Thus, according to Treaty Piedmont's possession over Lombardy and Austria possession over Venetia was accepted. Finally, Italy resulted in a large state, but the attention of Kabul was over unification of northern and middle Italy. By giving temptation of Napoleon for transferring Sivai province to Kabul received his assurance for keeping France passive in Austria-Piedmont war and not opposing the emergence of Italian state in Piedmont. In return, Napoleon put a condition that referendum would be done in the state and that would merge. As the mass of the state was in favor of Piedmont, so Kabul, showing diplomatic interest, accept the condition. Kabul in 1861 bearing Rome only and annexed all states of North and Middle Italy, Parma, Modena, Tuscany, and ratified it by referendum. By the fear of the support of France and England to Piedmont, Austria could not take any action. On the other hand, Austria had been facing the problem. Unification of Germany. Thus by 1862, except South Italy, Rome, and Venetia, all states had merged in Rome, and all accepted Victor Emmanuel as their rule. देखिए यहाँ पर क्या by 1862, except South Italy, Rome, and Venetia, all states had merged in Rome, and all accepted Victor Emmanuel as their ruler. अब देखिए यहीं तक इसको रखिए. इसमें गैरिबाल्डी को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे. गैरिबाल्डी चर्चा हम अगले वीडियो में. यहाँ पर जो आपको गैरिबाल्डी है, ये जो आपको गैरिबाल्डी आपको है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में देखेंगे.